Good morning. Attend your roll call. Shobha, Present, sir. Kirti, Yes, sir. Zero. Varsha, Yes, sir. Zero. Anjali, Present, sir. 05. Khushi, Kavita, Garima, Sir. 08. Ishan, Isha, Yes, sir. 11. Pankaj, Yes, sir. 12. Prashant, Yes, sir. 13. Pooja, Priya, Sheetal, Yes, sir. 21. Simran, Bhumika, Present, sir. 20. Diksha, Present, sir. 24. Khushi, Yes, sir. 25. Renu, Muskan, Present, sir. 20. Hitesh, Yes, sir. 20. Tamanna, Present, sir. 29. Nancy, Present, sir. 30. Jyoti, Priyanka, Present, sir. 22. Dipanshu, Sarika, Muskan, Yes, sir. 28. Sakshi, Aditi, Yes, sir. 40. Jyoti, Yes, sir. 42. Aryan, Lakshmi, Yes, sir. 44. Naina, Yes, sir. Sanju, Siddharth, Priya, Yes, sir. 51. Tanu, Sanu, Anjali, Vansh, Man, Harsh, Yes, sir. Rinki, Muskan, Present, sir. 61. विधि हो गई सभी की अटेंडेंस। तो बेटा कल हमने क्या किया था, एल्डिहाइड और कीटोन्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने किया, और इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने क्या देखा कि फंक्शनल ग्रुप कैसा हो कि हम उसे एल्डिहाइड ग्रुप कह पाए या कीटोनिक ग्रुप कह पाए। तो हमने देखा था CHO ग्रुप मींस कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड में H लगा दें तो CHO ग्रुप मींस एल्डिहाइड ग्रुप, अगर कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में एल्काइल या फिनाइल या एराइल ग्रुप लगा दिया जाए तो फिर आपके कीटोनिक ग्रुप कहलाते हैं। और फिर उनकी आइपैक नेमिंग के बारे में हमने देखा और आपने सीखा कि जो पहले भी आप छोटी क्लासेस में सीख चुके थे कि जो आइपैक नेमिंग के 5 ही पार्ट होते हैं मैक्सिमम, और स्टार्टिंग कहां से होती है वो भी आपने देखा कि जब भी कोई स्ट्रक्चर दे दी जाए तो सबसे पहले आप क्या उसमें सर्च आउट करते हैं। आपने देखा कि सबसे पहले प्रिंसिपल चेन को देखते हैं, उसके बाद आप उसमें देखते हैं कि उस प्रिंसिपल चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है, मींस आपको प्राइमरी सफिक्स का पता चलता है। फिर आप देखते हैं उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं, जैसे यहाँ पे आपके एल्डिहाइड कीटोन की बात चल रही थी तो आप या तो अल लगा रहे थे या ONE। एल्डिहाइड के लिए AL अगर वो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का काम करे तो हमने आपको ये भी बताया कि अगर एल्डिहाइड प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम कर जाए तो आप उसे फॉर्माइल कह देते हैं। ऐसे कीटोन के बारे में आपने देखा कि अगर वो प्राइमरी का काम करे तो ONE वर्ड लगा देते हैं, सेकेंडरी का काम करे तो ऑक्सो बोल देते हैं या कीटोआ बोल देते हैं, दोनों में से कोई भी वर्ड आप बोल देते हैं। फिर उसके बाद आपने देखा कि जो उसके लेफ्ट साइड में जो आप लिखेंगे तो क्या आएगा आपका कि प्रिंसिपल चेन जो है अगर वो साइक्लिक तो नहीं, साइक्लिक है तो साइक्लो लगा देंगे। प्रिंसिपल चेन वाले जितने भी कार्बन हैं उन सभी कार्बन के ऊपर H को छोड़ के कोई और ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, और जितने भी होंगे ग्रुप वो सारे के सारे आपके सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं और वो कहलाते हैं आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो उनकी जगह अलग हो गई। और जो भी आप सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखते हैं, उन पोजीशन को एक नंबर से आप लिखते हैं 1 2 3 जो भी उसकी पोजीशन होती है, और साथ में आप बीच में हाइफन लगा देते हैं। मींस आप एक अल्फाबेट मतलब जो आप वैल्यू जो नाम लिखेंगे और कोई आपका न्यूमेरल वैल्यू आ गई उसके बीच में आप हाइफन लगाते हैं। तो ये बेसिक रूल बन जाते हैं आइपैक नेमिंग के, जो कल आपने देखा। उसके बाद हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्शन कैसे दिखाते हैं। तो हमने देखा था कल की जो कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, तो उस कार्बोनिल ग्रुप में आपने क्या देखा था कि जो कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप वाला, इस कार्बन के ऊपर बोलो क्या था, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज।
तो इसी बेसिस के ऊपर आप देख पाए थे कि इसके ऊपर जो अटैक होगा वो कौन करेगा, बोलो कोई न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये शो करते हैं और डबल बॉन्ड होने की वजह से एडिशन। फिर उसके बाद आपने अगला पॉइंट कल जो देखा वो ये था कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन में चलती है, इसकी जो रफ्तार है, जो रेट है, क्या वो रेट इफेक्ट हो सकती है अगर आप बाहर से कोई रिएजेंट डालते हैं, मतलब कोई मीडियम में चेंज कर दें। तो आपने देखा, हाँ, अगर वो मीडियम हम एसिडिक कर दें, वो भी अगर स्लाइट एसिडिक मीडियम करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल इंक्रीज, वो इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर आप हाईली एसिडिक मीडियम कर देते हैं, तो उसके दौरान ये न्यूक्लियोफाइल भी प्रोटोनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन भी प्रोटोनेटेड हो जाती है, तो फ्री न्यूक्लियोफाइल बचता नहीं हाईली एसिडिक मीडियम में, तो अटैक करने वाला रिएजेंट ही नहीं बचा, तो रिएक्शन आगे होगी कैसे, वो तो नहीं हो पाएगी। इट मींस जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है इन हाईली एसिडिक मीडियम, और स्लाइट एसिडिक मीडियम में क्या हो गई थी, वो इंक्रीज। तो ऐसा कल हमने यहां तक पढ़ा था। अब हमारा अगला पॉइंट आ जाता है, जो लास्ट में मैंने कल आपको कहा भी था, जो अगला पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे वो होगा एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में हमें कंपैरिजन करना है कि आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हम कंपैरिजन करेंगे। तो देखो, अगर हम एक साइड में स्ट्रक्चर देखो ड्रा कर देते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हमने ड्रा कर दी एल्डिहाइड की, देखो ऐसे ये हमने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, और एक साइड में मान लीजिए मैंने एक ही R लगा दिया और एक साइड में H लिख दिया। बोलो कौन है ये, एल्डिहाइड। इसके कंपैरिजन मान लीजिए मैं कार्बोनिल ग्रुप लिख के दोनों साइड में मान लीजिए मैं R ही लिख दूं, क्या लिख दिया मैंने, R, तो कीटोन्स हैं। तो ये हमने इनका जनरल डायग्राम ड्रा कर दिया, एक साइड में एल्डिहाइड है और एक साइड में बोलो कौन हो गया आपके, कीटोन्स। एल्डिहाइड हो गए और क्या हो गए, कीटोन्स, ठीक हो गया। अब हमें इनमें कंपैरिजन करना है कि विच इज मोर रिएक्टिव। तो इन दोनों के बीच में जब हम कंपैरिजन करें तो देखो दो बातें आ गई। वो कौन कौन से हैं इफेक्ट, आपको ध्यान होगा मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताया था। आपको क्या बता रखा है कि जो ये R ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है इसका इफेक्ट कैसा है। देखो दोनों में कार्बोनिल ग्रुप है, दोनों के अंदर ही कैसा ग्रुप आपको दिख रहा है, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप। जब दोनों में कार्बोनिल ग्रुप आ गया तो दोनों के अंदर ही जब आप बाहर से बोलो क्या डालेंगे, न्यूक्लियोफाइल, तो अटैक तो दोनों में ही होगा, हो जाएगा ना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक दोनों केसेस में होना है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है किसमें होगा जल्दी से अटैक, मींस वहीं पे हम कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर, वहां पे फास्ट है रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरे में स्लो हो जाएगी। तो वो कौन सा इफेक्ट है, वो कौन सी बातें हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे कंपैरिजन कर पाएंगे इनके बीच के विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो पहला फैक्टर आता है यहाँ पे उसे आप कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। बोलो कौन सा, कि इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस के ऊपर हम इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो हुआ क्या, आप अपने बेटा नोट्स खोल के सभी बैठे रहे ना, ये सारी जो लैंग्वेज अभी मैं बोलूंगा वो आपकी कॉपी में पहले से ही है, क्यों आपके अपने नोट्स आप पहले से बना चुके हैं, सिर्फ आपको समझना है यहाँ पे और लैंग्वेज मैच करते रहना, ठीक हो गया ना। अब देखो ये जो R ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, देखो प्लस आई इफेक्ट। तो जो प्लस आई इफेक्ट वाला जो यहाँ पे ग्रुप है ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट वाला जो ग्रुप है यहाँ पे, एक सेकंड बेटा, तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, तो यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट तो देखो दो टाइप का होता है, एक प्लस आई होता है एक माइनस आई। यहाँ पे जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर जो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स करेगा टुवर्ड्स दैट कार्बन एटम, और इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आने की वजह से ये जो स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है ये इंक्रीज हो जाएगा और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या वो डिक्रीज हो जाएगा, वो पॉजिटिव जो चार्ज है वो यहां से डिमिनिश हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पीछे से मिल गए। तो जब यहां से पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश हो जाएगा तो क्या न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। यहाँ पे कीटोन में आप देखें जो प्लस आई इफेक्ट वाले दो दो ग्रुप लगे हुए हैं, देखो यहाँ पे दो दो ग्रुप आपके लगे हुए हैं, तो अब पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस आई वाला इसने अपने प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन दिए कार्बन की तरफ, इसने भी इलेक्ट्रॉन दिए प्लस आई इफेक्ट से, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बचेगा ही नहीं। यहाँ पे फिर भी हो सकता है थोड़ा बहुत बच जाए एल्डिहाइड के केस में, तो जहां पे थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज बचेगा वहीं पे न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के चांस बोलो क्या होंगे, ज्यादा। तो देखो मैंने ये दिखाया न्यूक्लियोफाइल और इसका अटैक, एक एरो दो एरो मैंने मान लीजिए ज्यादा एरो दिखा दिए, और यहाँ पे हम जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक दिखाएंगे तो हमने सिर्फ एक एरो दिखाया। तो बोलो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने के चांस कहां पे ज्यादा है, एल्डिहाइड के केस में, एज कंपेयर टू बोलो क्या, कीटोन, ठीक हो गया ना। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हुए, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स। तो आप लिखेंगे कैसे,
देखो आप लैंग्वेज कुछ ऐसी लिखते हैं जब भी आप इनके बारे में इनको लिखना पड़े, क्योंकि कंपैरिजन हम कर रहे हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम एल्डिहाइड टू कीटोन, जब आप एल्डिहाइड से कीटोन की तरफ आते हैं तो आपको क्या दिखाई दिया इनकी स्ट्रक्चर के अंदर। ऑन मूविंग फ्रॉम एल्डिहाइड टू कीटोन्स द नंबर ऑफ कौन से ग्रुप, ये प्लस आई इफेक्ट आर ग्रुप इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट आर ग्रुप इंक्रीजेस, ठीक हो गया ना। एंड दस द टेंडेंस, एंड दस जो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो इसके ऊपर आ गया है, ये क्या करेंगे प्लस आई इफेक्ट ग्रुप यहाँ पे जाके जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर उसको क्या कर देंगे बोलो, डिक्रीज कर देंगे, और जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने के चांस भी बोलो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो लैंग्वेज बोलो हमारी क्या बनी, ऑन मूविंग फ्रॉम एल्डिहाइड टू कीटोन्स द नंबर ऑफ प्लस आई इफेक्ट आर ग्रुप इंक्रीजेस, सो द टेंडेंसी to release electron pair towards the carbonyl group carbon atom increases, so the magnitude of positive charge on the carbonyl group carbon atom decreases, यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे और ज्यादा डिक्रीज हो गया, एंड thus the tendency of attack of nucleophile also decreases, यहाँ पे ज्यादा है और यहाँ पे बोलो क्या है, कम है। इसीलिए हम कह सकते हैं the rate of nucleophilic addition reaction will decrease on moving from एल्डिहाइड टू कीटोन। तो जब भी हम एल्डिहाइड से कीटोन की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शन है उसकी जो रफ्तार है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो डिक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया। तो ये पहला फैक्टर था जिसका नाम क्या है यहाँ पे, इंडक्टिव फैक्टर। तो ये आपका इंडक्टिव फैक्ट हो गया। अब देखो सेकेंड जो फैक्टर आएगा इसके बाद वो आएगा आपका स्टेरिक फैक्टर। अगला फैक्टर है स्टेरिक फैक्टर। देखो न्यूक्लियोफाइल अटैक आराम से कब करेगा, यहाँ पे देखो कीटोन में दो बल्की ग्रुप हैं, यहाँ पे एक ही बल्कि आर ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल के यहाँ पे अप्रोच होने के चांस एल्डिहाइड के केस में ज्यादा है, कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एटम के ऊपर अटैक करने के चांसेस ज्यादा होंगे, और कीटोन के केस में क्या होंगे, कम, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। तो क्या होगा, ऑन मूविंग फ्रॉम एल्डिहाइड टू कीटोन्स द नंबर ऑफ बल्कि आर ग्रुप इंक्रीजेस, वो इंक्रीज हो गए, सो द टेंडेंसी ऑफ अटैक ऑफ nucleophile decreases, so the rate of nucleophilic addition reaction also decreases। तो ये कंक्लूजन हमारा निकल गया कि आपने देखा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आपने क्या देखा, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, आपके एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स। और रिएक्शन कौन सी थी जो अभी हम स्टडी कर रहे थे, दैट इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने देखा होती क्या है, फिर ये देखा आपके एल्डिहाइड कीटोन में चलती क्यों है, फिर आपने इफेक्ट ऑफ पीएच देखा कि एसिडिक मीडियम इंक्रीज करने से किस तरह से आपकी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट है उसमें चेंज आता है। उसके बाद आपने देखा एल्डिहाइड और कीटोन के बीच कंपैरिजन करके कि भाई द एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन्स। तो दो फैक्टर के बेसिस के ऊपर आपने ये एक्सप्लेनेशन दी। पहला फैक्टर तो आपका इंडक्टिव फैक्ट था और सेकंड आपका क्या था, स्टेरिक फैक्टर। क्लियर होगी बेटा यहां तक। अब इसके बाद जो अभी अभी हमने रिएक्शन पढ़ी जिसका नाम था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अभी हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की वो सारी रिएक्शन देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन सी रिएक्शन है जो एल्डिहाइड कीटोन में चल सकती हैं। जो आपको ध्यान हो पहले से तो आप मुझे बताते रहना। देखो हमने यहाँ पे लिख दिया, देखो ये कार्बोनिल ग्रुप हमने लिख दिया, ध्यान से देखिए कार्बोनिल ग्रुप, और एक आर इधर लगा दिया, एक आर इधर लगा दिया। एक आर की वैल्यू, अगर एक आर की वैल्यू हम एच कर दें, एक आर की वैल्यू क्या पुट कर दें, एच, तो आपके एल्डिहाइड हो जाएंगे। और दोनों में से कोई भी आर आपका एच ना हो तो वो आपके कीटोन हो जाएंगे, आर आर डैश, ऐसा हमने लिख दिया। क्लियर हो गया ना इतना। अब इनमें रिएक्शन करनी है। देखो रिएक्शन हम कौन कौन सी देखें। सबसे पहले हम वो रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे जो आप प्रैक्टिकली भी करते हैं, उस काम को प्रैक्टिकल भी करते हैं, लैब में जाके भी करते हैं। मतलब आप कैसे पता लगाते हैं कि आपने देखा होगा ना, देखो जब आप प्रैक्टिकल्स करने के लिए लैब में जाते हैं आपको ये कहा जाता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, आप उसको आइडेंटिफाई करें। तो आप आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया आप वो कंपाउंड लेते हैं और सबसे पहले आप किस चीज का टेस्ट करते हैं, उसकी एरोमेटिसिटी का आप करते थे। आप प्लेटिनम वायर लेते हैं, उसको थोड़ा बर्न करते हैं बर्नर के अंदर प्लेटिनम वायर को, फिर जो गिवन कंपाउंड है उसके ऊपर आप डालते हैं, दोबारा से बर्न करते हैं, फिर आप देखते हैं कि सूटी फ्लेम आई कि नहीं। सूटी फ्लेम का मतलब
काला काला धुआं आया कि नहीं। अगर काला धुआं आता है तो आप कह देते हैं कि वो सूटी फ्लेम है, मतलब एरोमेटिक है कंपाउंड, अदरवाइज एलिफेटिक है कंपाउंड। आपने ऐसा किया। उसके बाद आप आगे क्या करते हैं, अनसैचुरेशन का टेस्ट आप करते थे, ये देखने के लिए कंपाउंड के अंदर अनसैचुरेशन है या नहीं। फिर आप दो तरह के टेस्ट कर लेते थे। एक तो आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट करते थे कि अगर आप ब्रोमीन डाल दें, ब्रोमीन ऑरेंज कलर का लिक्विड आपको दिखता है बोटल्स के अंदर, तो अगर वो ऑरेंज कलर का लिक्विड आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सैंपल आपका ले रखा था, जैसे ही आपने 2 बूंद ब्रोमीन की डाली, वो तो ऑरेंज था, तो वो गया, अब जो सॉल्यूशन है वो ऑरेंज हो गया। इट मींस ब्रोमीन यूं की यूं है, उसमें ब्रोमीन के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, ब्रोमीन ने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि उसका कलर एज सच है। तो इट मींस जो कंपाउंड है वो आपका सैचुरेटेड है क्योंकि ब्रोमीन ने रिएक्शन ही नहीं दिखाई। अगर कहीं पे कोई डबल बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड होता, तो ब्रोमीन क्या करती, जो डबल बॉन्ड होता उसमें से एक बॉन्ड टूटता और दोनों कार्बन के ऊपर एक कार्बन के ऊपर एक Br जुड़ जाती, दूसरे पे दूसरी Br, तो मिस एडिशन रिएक्शन हो जाती, Br2 नहीं रहती। और क्योंकि जो ऑरेंज कलर था वो तो Br2 का था और Br2 टूट चुकी है, मींस ऑरेंज कलर अब नहीं आएगा आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो ऑरेंज कलर का ना आना मींस ऑरेंज कलर का डिसअपीयर हो जाना क्या शो करता है कि जो गिवन कंपाउंड था वो आपका कैसा है, अनसैचुरेशन है उसके अंदर। तो आप अनसैचुरेशन का टेस्ट कर लेते थे। उसके बाद आप टेस्ट करते थे कि आपके जो कंपाउंड है उसके अंदर ये देखते थे कि एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है या नॉन एसिडिक। तो उसके लिए आप ब्लू लिटमस टेस्ट करके देखते थे। ब्लू लिटमस आपने लिया, टेस्ट ट्यूब में डाला, ब्लू लिटमस रेड होगा या नहीं होगा। अगर हो जाए तो एसिडिक फंक्शनल ग्रुप और ना हो तो नॉन एसिडिक। एसिडिक कौन थे आपके, एसिडिक की कैटेगरी में 2 आते थे आपके, क्या, एक तो फिनोलिक OH और दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है। इनको छोड़ के जितने भी और हैं सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल के बेसिस के ऊपर नॉन एसिडिक फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में उनको डाला गया है। क्लियर हो गया ना बेटा यहां तक। उसके बाद फिर आप फर्दर टेस्ट करते थे और फिर जब आप ये टेस्ट करते करते आप पहुंच जाते थे, बोलो कहां पे, एल्डिहाइड के टेस्ट भी करने के लिए आप पहुंच जाते थे। तो फिर उनके अंदर एक टेस्ट आता था आपका 2,4-DNP टेस्ट, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। तो 2,4-DNP टेस्ट करते थे तो ऑरेंज येलोइश कलर के पीपीटी बन जाए। अगर बन जाए तो आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स में से कोई भी एक प्रेजेंट हो सकता है। ये नहीं पता कि कौन सा प्रेजेंट है, कोई भी एक प्रेजेंट हो सकता है। उसके साथ साथ एक टेस्ट और भी करते थे, उसे आप कहते थे सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। क्या कहते थे, NaHSO3 टेस्ट। सो NaHSO3 टेस्ट, तो उससे व्हाइट पीपीटी बन जाते थे। अगर व्हाइट पीपीटी बन गए तो आपके एल्डिहाइड कीटोन हो सकते हैं, नहीं तो नहीं है। तो मींस जो ये बातें मैंने अभी अभी आपके सामने बताई, जैसे 2,4-DNP टेस्ट करते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है प्रैक्टिकली लैब के अंदर जाके कि वेदर द एल्डिहाइड कीटोनिक ग्रुप इज प्रेजेंट और नॉट। वही रिएक्शन अभी हम यहाँ पे थ्योरेटिकली बोर्ड के ऊपर लिखने वाले हैं। क्लियर हो गई बेटा। तो अब हमने क्या किया, ये जो कार्बोनिल ग्रुप आपको यहाँ पे दिखाई दिया, अब मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिया सोडियम बाइसल्फाइड। देखो ऐसे करके NaHSO3 हमने इसमें डाल दिया। कार्बन के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर बोलो कैसा चार्ज है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ये रिएक्शन चली, Na पॉजिटिव है, SO3H नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट बोलो कहां पे अटैक करेगा, बताओ शेबस, ये अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप वाले कार्बन के ऊपर। दोनों कार्बन के ऐसे तो 5 बॉन्ड हो जाएंगे, एक बॉन्ड टूटेगा जरूर, टूटेगा वही जो वीक है, वीक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की तरफ देखो डिस्पर्स हो गए। और अब इसके बाद जो आपका आगे जो प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या, देखो दोनों R तो मैंने देखो ऐसे दिखा दिए, R और R डैश, और जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर O नेगेटिव के साथ बोलो कौन लग गया यहाँ पे, Na पॉजिटिव हो गया ना। और कार्बन के ऊपर अटैक जिसने किया बोलो कौन था, SO3H हो गया ना, SO3H आपका लग गया यहाँ पे। अब उसके बाद देखो एक बड़ी बेसिक सी बात होती है, हमेशा जब हमें ये देखना चाहिए जो ये कंपाउंड बन गया क्या यही बना रहेगा या कोई और बनेगा। आप ध्यान से देखें, O के आगे अगर कुछ और ना होता तो H होता, तो वो एल्कोहलिक ग्रुप होता, और यहाँ पे SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप है। अब देखा जाता है विच इज मोर एसिडिक। आप जानते हैं कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप आर मोर एसिडिक इवन देन कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं आपके फिनोल से भी ज्यादा, और फिनोल किससे भी ज्यादा एसिडिक होते हैं, अल्कोहल से। तो सोल्ट किसका बनेगा, देखो जब कोई आपके पास मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने 2 कंपाउंड डाल दिए, एक मोल डाल दिया अल्कोहल का और एक मोल डाल दिया सल्फोनिक एसिड का, एक मोल, और बाहर से 1 मोल ही हमने बेस का डाला। अब ये जो 1 मोल है ना बेस का, अब इसके पास ऑप्शन है कि मैं किसके साथ रिएक्ट करूं, मैं रिएक्ट करूं OH ग्रुप के साथ या SO3H ग्रुप के साथ। तो इन दोनों में से जो ज्यादा रिएक्टिव है वो एकदम से रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, बेस के साथ। अगर हम कैलकुलेटेड अमाउंट में 1 ही मोल डालते तो
क्लियर हो गई बेटा इतनी बात? तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? वो सल्फोनिक एसिड के साथ, वही सॉल्ट की फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो मींस इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा एसिडिक है? ज्यादा एसिडिक है सल्फोनिक एसिड। तो अब एक्सचेंज हो जाएगा, यहाँ पे SO3 नेगेटिव H पॉजिटिव है, Na इधर आ जाएगा और H उधर चला जाएगा। सिर्फ सिंपली रीअरेंजमेंट, और उसका रीजन आपने देख लिया, आपको बता दिया, क्योंकि सल्फोनिक जो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं, इसलिए अब ये सॉल्ट बन गया ना सॉल्ट। और ये जो सॉल्ट बना यहाँ पे कोई और नहीं, बोलो कैसे पीपीटी यहाँ पे बन गए, 5 पीपीटी, जो लैब के अंदर आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर बनते हैं। क्लियर होगी ना बात? तो अगर आपके एल्डिहाइड या कीटोन आपने ले रखा हो और इसमें आप सोडियम बाइसल्फाइड डाल दें, तो डालने के बाद ये कोई इंटरमीडिएट बनेगा, रीअरेंजमेंट होगी और लास्ट में आपको व्हाइट पीपीटी दिखते हैं। तो जो व्हाइट पीपीटी दिखते हैं वो इस पर्टिकुलर कंपाउंड की वजह से आपको दिखाई देते हैं। तो ये तो हो गया, ये हो गई हमारी पहली रिएक्शन। एग्जाम में आता है व्हाट विल हैपन व्हेन सोडियम बाइसल्फाइड इज एडेड इन द, जो भी नाम दे दे, मिथेनॉल, इथेनॉल, जो भी कुछ नाम दे दे आप इस तरह से, या सिंपली लिख दें एल्डिहाइड और कीटोन, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी होती है कि व्हाइट पीपीटी इस तरह से बन जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? अब उसके बाद अगली रिएक्शन जो आगे हम देखेंगे, ये हो गया ना क्लियर, आगे ना इतनी बात समझ में? अब देखो ये एरो में हटा देता हूं क्योंकि अब हम अगला रिएजेंट लेने वाले हैं यहाँ पे। देखो इसको दोबारा से हम नेक्स्ट, अब हमने ले लिया यहाँ पे और सिंपल कंपाउंड, हमने ले लिया मान लीजिए HCN, बोलो क्या डाल दिया, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड अगर हम डाल दें इसमें तो देखो क्या होगा, H पॉजिटिव और CN बोलो क्या है, नेगेटिव है। तो कौन कहां पे करेगा अटैक बताओ? CN नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा? इस पॉजिटिव पार्ट के ऊपर, कार्बन के ऊपर, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के, फिर उसी टाइप से 5 बॉन्ड हो गए। अब 5 तो बना नहीं सकता कार्बन, तो दोबारा से ये वीक पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए, और आपका जो इंटरमीडिएट देखो यहाँ पे दोबारा से बन गया, बोलो क्या बना, ये R लिखा हमने, ये C लिखा, ये R डैश लिखा, और यहाँ पे बोलो क्या, O के साथ कौन आ गया, H आ गया, और यहाँ पे बोलो कौन लग गया, CN। ठीक हो गया ना इतना? अब उसके बाद क्या हुआ कि अगर हम इसमें हाइड्रोलाइसिस कर दें, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो CN ग्रुप है, देखो C ट्रिपल बॉन्ड N लिख सकते हैं आप यहाँ पे ऐसे, C ट्रिपल बॉन्ड N लिखा, अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो होगा क्या, कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा और नाइट्रोजन पे स्लाइड नेगेटिव, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हाइड्रोलाइसिस की तो वाटर ही ऐड होगा ना, तो वाटर बोलो कैसे ऐड होगा, देखो तीनों बॉन्ड अगर टूट जाएं तो कार्बन की तरफ तो 3 क्या जुड़ जाएंगे, बोलो बताओ क्या बस, 3 OH, बोलो 3 क्या जुड़ जाएंगे यहाँ पे, OH। देखो OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव जुड़ गए ना 3, और इधर क्या आ जाएंगे 3 आपके H पॉजिटिव। तो साइड प्रोडक्ट बोलो क्या निकला यहाँ से, अमोनिया, और एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा OH आ जाए तो अनस्टेबल, तो वाटर लॉस भी देखो साथ के साथ हो गया, क्या बन गया, COOH, क्या बच गया? तो आपने क्या देखा, ये कार्बन है, इसके ऊपर एक R लगा हुआ था, ये R डैश है, एक OH था यहाँ पे, और एक बोलो क्या बन गया, ये COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्लियर हो गया ना? अब बड़े ध्यान से देखना, जो एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, अगर हम ये जो 2 वैल्यू थी R और R डैश, अगर इनमें से मैं एक R को मैं CS3 लिख दूं, बोलो क्या लिख दूं यहाँ पे, CS3, एक R डैश को मैं H लिख दूं, बोलो क्या लिख दूं, H, तो ये इथेनॉल बन गया। यही चीज मैं यहाँ पे भी देखो चेंज करता चला जाऊंगा, एक CS3 और एक बोलो क्या हो गया आपका H। सिमिलरली मैं यहाँ पे भी चेंज कर दूंगा, देखो एक CS3 हो गया और एक बोलो क्या बन गया यहाँ पे, ये H। अब ध्यान से देखें, ये कायरल कार्बोनेटम बन गया, एक कार्बन जिसके ऊपर 4 ग्रुप बोलो क्या है आपके, अलग अलग है, और वो अलग अलग कौन है, एक H है, एक CS3 है, एक OH है, एक COH है। तो ये जो पर्टिकुलर जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड, बोलो क्या बोलते हैं आप, लैक्टिक एसिड। तो उधर आपका कौन था, इथेनॉल था, या एसिड एल्डिहाइड आप कह सकते हैं। एग्जाम में काफी बार कन्वर्जन आ चुका है, कैसे आ चुका है कन्वर्जन, ये कन्वर्ट इथेनॉल इनटू लैक्टिक एसिड, इथेनॉल इनटू लैक्टिक एसिड, और ये हाइड्रोक्सी एसिड भी है। क्यों, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हो, कौन से, एक तो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड मींस एसिडिक ग्रुप हो, तो ऐसे कंपाउंडों को आप कहते हैं हाइड्रोक्सी एसिड। आपने क्या कहते हैं बोलो, आपको ध्यान होगा पिछले सेमेस्टर के अंदर आपके जो अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपने पढ़ा, तो उसके दौरान आपने ऐसे कंपाउंड भी देखे थे कि जिसके अंदर OH और CH इकट्ठे हों तो आपने क्या कह देते हैं, हाइड्रोक्सी एसिड। ये पहले था आपके। जैसे कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें OH की जगह NH2 होता, बोलो क्या होता है यहाँ पे, NH2,
तो एमिनो होता और कार्बोक्सिलिक एसिड भी होता, तो आप ऐसे कंपाउंडों को एमिनो एसिड्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं आप उन्हें? क्योंकि एमिनो ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी है, तो इसलिए आप उनको एमिनो एसिड कह देते हैं। ये हाइड्रोक्सी एसिड है, और उसी हाइड्रोक्सी एसिड का एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड। एग्जाम में ये आ जाए तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोक्सी एसिड, तो आप कोई भी ग्रुप, जरूरी नहीं कि आप यही लिखें, कोई भी ऐसा कंपाउंड लिख दें जिसमें एक तो OH दिखे और एक COH दिखे। जरूरी नहीं कि वो एक ही कार्बन एटम के ऊपर अटैच हो, ऐसा भी जरूरी नहीं। कार्बन की एक चेन है, उसमें किसी एक कार्बन के ऊपर OH है, किसी दूसरे कार्बन के ऊपर COH है, अब भी वो हाइड्रोक्सी एसिड ही है। जरूरी नहीं होता कि सेम कार्बन एटम के ऊपर हो OH और CH, तभी हम उनको हाइड्रोक्सी एसिड कहें। ये बात मैंने इसलिए बोली क्योंकि कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे जितना बोल दिया ना वो दिमाग में छाप लेते हैं, और वो इसी को हाइड्रोक्सी एसिड कहते और दूसरे को ना कहते, इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा। ठीक हो गया बेटा, आगे बात समझ में? तो ये सेकंड रिएक्शन थी आपकी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन थी। पहले वाली भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसके दौरान आपने देखा कि किस तरह से फाइनली हाइड्रोक्सी एसिड बन जाते हैं। और हाइड्रोक्सी एसिड आमतौर पे आपके एग्जाम में जब आता है तो वो यही क्वेश्चन आता है। अब मैं दोबारा से, देखो ये मैंने आपको समझा ही दिया लैक्टिक एसिड बना, क्योंकि हम कॉमन पढ़ रहे हैं, तो मैं दोबारा से यहाँ पे R और R' लिख देता हूं ताकि हम अपनी अगली रिएक्शन पढ़ पाए। देखो मैंने दोबारा से लिख दिया R और यहाँ पे R', ठीक हो गया। अब ये सिंपल हाइड्रोक्सी एसिड है, अब ये लैक्टिक एसिड नहीं रहा। अगर वैल्यू पुट कर दे यहाँ पे CH3 और H, तो वो लैक्टिक एसिड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, आगे समझ में? अब इसके बाद जो अगला हम एग्जांपल लेंगे, अब हम वो लेते हैं जो लेबोरेटरी के अंदर ही आपने किया था। देखो ये मैं क्लियर कर देता हूं, देखो यहां से, ताकि हम अगला पॉइंट समझ पाए। देखो जब आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपने पढ़ी, तो उसके दौरान आपने देखो कुछ कुछ नाम सुने हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जैसे देखो फॉर एग्जांपल, देखो ये मैं दोबारा से लिख देता हूं यहाँ पे, ये स्लाइड देखो ऐसे मैंने लिख दिया। देखो आपने कुछ ऐसा इनऑर्गेनिक में पढ़ा था ना, कि मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं कि बेटा ये बताओ कि ये जो NH3 है इसका नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? सर अमोनिया है। फिर मैं ये कहूँ कि बेटा इसका एक H हटा दो और एक H हटा के और इसके आगे ऐसा ही एक ग्रुप और लगा दो, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, तो आप क्या कहेंगे? ये हाइड्रोजीन है। बोलो कौन है ये? हाइड्रोजीन है। ये हाइड्रोजीन हमने लिया, और इस नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर, इस नाइट्रोजन के ऊपर भी देखो लोन पेयर है। इन दोनों में से कोई एक नाइट्रोजन का अटैक, लोन पेयर का अटैक होगा इस कार्बन के ऊपर, होगा ना यहाँ पे अटैक। तो जब हम इसका अटैक यहाँ पे करवाएंगे और उसी टाइप से रिएक्शन चलेगी, एक ही स्टेप में हम इकट्ठा दिखाना चाहें तो देखो कैसे दिखाएंगे, विदाउट एनी मैकेनिज्म। तो देखो ये H2 है, बोलो यहाँ पे क्या है? O है। तो बोलो क्या लॉस हो जाएगा? वाटर। और मैंने अभी आपको बताया था कि इस रिएक्शन को जब भी आप करें, स्लाइट एसिडिक मीडियम हमेशा रखें। देखो जितनी भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम पढ़ेंगे, उन सभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान एक प्रिकॉशन जो हमें रखनी है ताकि रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाए, वो क्या कि मीडियम कैसा होना चाहिए? स्लाइट एसिडिक मीडियम, स्लाइट एसिडिक मीडियम। आगे बेटा बात समझ में? तो हम वो हमेशा ही ध्यान रखें कि हमें स्लाइट एसिडिक मीडियम यहाँ पे लिख देना है एरो के ऊपर, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। उसके बाद ये वाटर लॉस हो गया, और उसके दौरान हुआ क्या? देखो रिएक्शन किसको कहते हैं? द रिएक्शन इज सेड टू अकर व्हेन ओल्ड बॉन्ड ब्रेक्स एंड न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड। तो पुराने बॉन्ड देखो C और O के बीच के दो बॉन्ड टूट गए, नाइट्रोजन के ऊपर जो दो H थे वो दो बॉन्ड वहां से टूट गए, तो दो बॉन्ड नाइट्रोजन के टूट गए, दो बॉन्ड कार्बन के टूट गए यहाँ से। अब उनके बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी, तभी तो वैलेंसी कंप्लीट हो पाएगी हर एटम की। तो देखो मैंने इसी टाइप से ये लिखा, ये कार्बन लिख दिया, यहाँ पे मैंने R लिखा, और देखो मैंने ये R' लिख दिया, और उसके बाद देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो देखो मैंने यहाँ पे N लिख दिया, देखो ये वाला N लिख दिया, और आगे ये NH2 लिख दिया। तो आप ध्यान से देखें किसकी कितनी वैलेंसी कम है? कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हुए थे, इसलिए कार्बन के देखो 1 और 2 ही बॉन्ड है, 2 वैलेंसी अभी कम है। नाइट्रोजन का एक ही बॉन्ड है, 2 वैलेंसी इसकी कम है, तो दोनों के बीच में देखो ये नए बॉन्ड बन गए ना, 2 नए बॉन्ड। तो अब ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया, तो बोलो क्या बने? हाइड्रोजन लिया तो प्रोडक्ट कहलाते हैं हाइड्रोजन, बोलो क्या कहलाते हैं? क्लियर हो गया? अब जो हाइड्रोजन हमने लिया बेटा ध्यान से देखना, मैं इसी में चेंज करता चला जाऊंगा। अब देखो ये जो हाइड्रोजन था, अगर मैं इस दूसरे वाले का, देखो जो रिएक्शन में इन्वॉल्व हो गया NH2 उसको हम टच नहीं करेंगे, जो दूसरा NH2 है मैंने उसका एक H हटाया और यहाँ पे मैंने लगा दिया एक बेंजीन रिंग। बोलो क्या लगा दिया मैंने यहाँ पे? एक, देखो इस टाइप से मैंने बेंजीन रिंग लगा दिया ना। जो बेंजीन रिंग यहाँ पे लगाया तो अब ये फिनाइल ग्रुप कहलाता है। देखो अगर ये अकेला होता तो बेंजीन है, और बेंजीन का एक H हटा है, बेंजीन का एक H हटा, तभी तो बेंजीन वाले कार्बन ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया। नाउ इट इज कॉल्ड एज फिनाइल ग्रुप। बोलो क्या कहते हैं इसे? फिनाइल। अब इसको बोलेंगे फिनाइल
हाइड्रोजन, बोलो क्या बोलेंगे। और जो प्रोडक्ट बन गया बिल्कुल देखो इसी टाइप से बन जाएगा। हम यहाँ पे जिंदगी हमने ड्रा कर दिया, देखो ऐसे। नाउ इट इज कॉल्ड फिनाइल हाइड्रोजन, बोलो क्या बन गया। अब इसके बाद देखो फिनाइल हाइड्रोजन आपका प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। अब उसके बाद देखो क्या देखा, इसकी अगर हम नंबरिंग करें, नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 कार्बन है, ऐसे इधर से कर लो चाहे। इस नंबर 2 वाले पे हमने NO2 लिख दिया, फिर नंबर 3 है, फिर नंबर 4 वाले पे हमने NO2 लिख दिया। तो बोलो अब इसका नाम क्या हो गया, 2 के ऊपर नाइट्रो, 4 के ऊपर नाइट्रो, तो 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन इसका नाम हो गया। तो बोलो कौन हो गया ये 2,4 DNP, बोलो कौन हो गया 2,4 DNP, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। जो मैंने अभी बताया था, जो लेबोरेटरी के अंदर हम आमतौर पे अपना टेस्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में पता लगाने के लिए। ठीक हो गया ना। एक चीज और आप बड़े ध्यान से यानी सुन ले, आप कभी भी, जो मैंने अभी आपको कुछ पल पहले कुछ बातें बताई थी, जो स्कीम हम फॉलो करते हैं, आप कभी भी एकदम किसी का डायरेक्ट टेस्ट नहीं कर सकते लेबोरेटरी के अंदर। वो एक सीक्वेंस होती है जो मैंने आपको बताया पहले, जैसे आपने एरोमेटिसिटी का टेस्ट किया, फिर अनसैचुरेशन का टेस्ट किया, फिर ब्लू लिटमस टेस्ट किया, ये देखने के लिए कि एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है कि नॉन एसिडिक है। फिर उसके बाद फिर आप एसिडिक का टेस्ट करते हैं, नॉन एसिडिक के टेस्ट करते हैं, यानी आपको सीक्वेंस को मेंटेन करना है। फिर एल्डिहाइड कीटोन का पता लगाने के लिए आप सबसे पहले ये 2,4 DNP टेस्ट ही करते हैं। 2,4 DNP टेस्ट करने के बाद मान लीजिए यहाँ पे ये रिएक्शन हो गई, देखो यहाँ पे ये NO2 लग गया, ये NO2 लग गया, और यहाँ पे आपके ऑरेंज कलर के पीपीटी बन गए। बोलो कैसे पीपीटी बन गए, ऑरेंज कलर के पीपीटी यहाँ पे बन गए। बन गए तो मीन्स आपका जो सैंपल है, जो कंपाउंड है, उसके अंदर एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप जरूर प्रेजेंट है। अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है, अब कौन सा है प्रेजेंट, एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन। इस चैप्टर में हम डिफरेंशिएट करना भी तो सीखेंगे कि हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन द एल्डिहाइड एंड द कीटोन्स, एल्डिहाइड और कीटोन के बीच डिफरेंशिएट करें। मैं नाम अभी बता देता हूं, लेकिन वो रिएक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक हो गया ना। नाम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट, बेनेडिक्ट्स टेस्ट। तो जब हम ये टेस्ट करते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है, एल्डिहाइड तो उसको शो कर देंगे, और कीटोनिक ग्रुप है तो शो नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं, आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि सर हम एग्जाम में ऐसा नहीं कर लें क्या प्रैक्टिकल के दौरान कि हम 2,4 DNP टेस्ट करें ही ना, हम डायरेक्ट ना टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट कर देंगे। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव आ गया, कह देंगे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट, नहीं है तो कह देंगे कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट। आप ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें ये काम करना है, एक सीक्वेंस में चलना है। क्योंकि जब हम आगे कार्बोहाइड्रेट के लिए भी टेस्ट करते हैं, मोलिस टेस्ट जिसे कहते हैं, तो मोलिस टेस्ट पहले किया जाता है। उसके बाद क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, उनके अंदर भी तो CHO ग्रुप होता है या नहीं होता, कीटोनिक ग्रुप होते हैं। तो मीन्स हमें वहां पे भी तो इन चीजों को देखना पड़ता है। जिसके अंदर CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप, वो रिड्यूसिंग शुगर थे, जिसके अंदर आपके कीटोनिक ग्रुप था वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर थे। यानी वो सारी चीजें हमें वहां पे देखनी पड़ती हैं, और भी एग्जम्पशंस वहां पे हमारी आनी होती हैं। तो कहने का मतलब आप डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे, एक स्टेप बीच वाली स्टेप को छोड़ के सीधे आगे चले जाएं। तो जैसे आपके जो प्रैक्टिकल के जो टीचर जब आपको पढ़ाएं और जैसे आपको स्कीम बताएं कि बेटा इन स्टेप्स को फॉलो करना, तो उन चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारे चैप्टर से को रिलेटेड बातें थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको बोल दिया उनके बारे में। ठीक हो गया बेटा। तो अभी तक हमने क्या देखा, कौन कौन से, बोलो आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपने देख ली। यहाँ पे आपने सबसे पहले देखी थी सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट देखा, HCN के साथ टेस्ट देखा, कौन सा कन्वर्जन आ सकता है वो देखा, फिनाइल हाइड्रोजन देखा, उसके बाद आपके 2,4 DNP आपने देख लिया। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, बोलो सारी की सारी आपकी, दिस ऑल आर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन अब आने वाली है, जो कि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर भी अक्सर पूछी जाती है। देखो वो आखिर है क्या, अब उसको देखेंगे आप। यहां तक आ गया बेटा समझ में, बस थोड़ा सा और कराएंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे कराएंगे आपको। ठीक है। देखो अब हमारे पास अगला पॉइंट आ गया। देखो एक चीज बताएं आप, मान लीजिए ये तो हमने सिंपल एक कार्बोनिल ग्रुप लिख दिया, एल्डिहाइड या कीटोन। हो सकता है कोई बड़ा कंपाउंड हो जिसमें कार्बन की एक लंबी चेन है, जिस लंबी चेन के अंदर ये कार्बोनिल ग्रुप भी है, कोई और दूसरा फंक्शनल ग्रुप भी है। हम चाहते हैं कि जो रिएक्शन हो, जो रिएजेंट हम डालें, वो इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट ही ना करे। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको ढक देंगे, ऐसे कवर कर देंगे इसको, ताकि इसके ऊपर अटैक ना हो। देखो कंपाउंड तो एक ही है, देखो टेस्ट ट्यूब है,
आपका जो भी कंटेनर है उसके अंदर आपने कोई कंपाउंड डाल दिया, वो कंपाउंड है उसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हैं। हम चाहते हैं कि जो एक फंक्शनल ग्रुप जो कि एल्डिहाइड और कीटोन है इसके ऊपर कोई असर ना हो डले हुए रिएजेंट का। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हमें ढकना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। वो स्टेप कहलाती है प्रोटेक्शन। क्या कहलाती है बोलो? प्रोटेक्शन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है? तो कार्बोनिल ग्रुप को जब हम प्रोटेक्ट करते हैं तो उसके लिए स्पेसिफाइड रिएजेंट है कुछ। उनमें से एक रिएजेंट जो आपके सिलेबस में है वो देखो ये रहा। देखो मैंने क्या किया, ये CH2 सिंगल बॉन्ड, देखो CH2, और मैंने यहाँ पे लिख दिया देखो OH, और यहाँ पे मैंने बोलो क्या लिख दिया OH। ये है इथाइलिन ग्लाइकोल में अल्कोहल के सिंपल मिथेनॉल के साथ भी हम रिएक्शन दिखाएंगे आपको, लेकिन पहले ये बता देते हैं। अब देखो इसमें होगा क्या विदाउट मैकेनिज्म। देखें एक चीज और, बोलो मैंने क्या बताया था, एरो के ऊपर हमेशा एक चीज साथ में जरूर लिखना, वो क्या, कैसा मीडियम? सिर्फ एसिडिक मीडियम लिख देंगे। स्लाइट एसिडिक मीडियम लिखना है, क्योंकि एसिडिक तो स्लाइट भी हो सकता है और हाईली भी हो सकता है। तो आप लिखेंगे H पॉजिटिव, लिख के ब्रैकेट में लिखना स्लाइट एसिडिक मीडियम। अब हुआ क्या देखो, यहाँ पे जैसे हमने पीछे बताया था, ये ऑक्सीजन आ गई और यहाँ से बोलो क्या H, और ये H और ये H, बोलो क्या लॉस होगा? वाटर, है ना, वाटर लॉस। और उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट बने यहाँ पे, बोलो कैसे बन जाएंगे प्रोडक्ट जो आप बनाएंगे यहाँ पे? देखो हमने ये कार्बन लिखा, कार्बन के ऊपर ये एक R, ये दूसरा R डैश, और बोलो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कम हो जाएगी? 2। और इधर से इस ऑक्सीजन की 1, इस ऑक्सीजन की भी 1। देखो इनको हमने पहले लिख दिया ऐसे, ये CS2, ये CS2 और ये ऑक्सीजन, ऐसा हमने लिख दिया। पुराने बॉन्ड ब्रेक हो गए, न्यू बॉन्ड आप बनेंगे। कार्बन का एक बॉन्ड इधर बन गया, एक इधर बन गया, वैलेंसी कंप्लीट हो गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई। बोलो कैसी स्ट्रक्चर बनी है ये? साइक्लिक। आप इन साइक्लिक स्ट्रक्चर को यहाँ पे एसिटल भी कह सकते हैं या कीटल भी कह सकते हैं। साइक्लिक एसिटल या कीटल कहेंगे। अगर ये जो रिएक्टेंट है, अगर ये एल्डिहाइड है, बोलो कौन है? अगर यहाँ पे एक जगह H है, देखो यहाँ पे मान लीजिए H होता तो आप इसे कहते हैं साइक्लिक, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गई, आप कहेंगे साइक्लिक एसिटल। अगर ये दोनों R ही हैं, कोई एल्काइल ग्रुप है, तो आप कहेंगे साइक्लिक कीटल। और ये हमने कर दी इसकी प्रोटेक्शन। बोलो क्या डाला? इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं आप इसे? शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल ई और कैपिटल जी लिख देते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकोल डालने से जो कार्बोनिल ग्रुप होता है एल्डिहाइड कीटोन में, उसकी प्रोटेक्शन की जाती है। एग्जाम में आ जाए, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो आप क्या लिखेंगे? बाय रिएक्टिंग इट विद इथाइलिन ग्लाइकोल इन स्लाइट एसिडिक मीडियम। और फिर ये रिएक्शन आप लिख के दिखा देंगे, और ऐसा आप लिख देंगे। मान लीजिए अगर ये ना होता, अब ध्यान से आपने नोट डाउन कर लिया ये। अब देखो मैं एक काम और करता हूं, मान लीजिए मैं इस बॉन्ड को हटा दूं यहां से, ध्यान से देखना, मैंने हटा दिया तो इस कार्बन की वैलेंसी तो देखो पूरी हमें करनी पड़ेगी ना। कर दी हमने पूरी, पूरी कर दी, तो यहां से भी हम हटा देंगे। यहां से हटाया तो बोलो क्या बन गया? ये CH3, और ये भी बोलो कौन? ये भी मैंने CH3 लिख दिया। तो क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर बनी? नहीं बनी। तो कैसी बनी बोलो? तो ये क्या बना? अब ये ए साइक्लिक एसिटल होगा या ए साइक्लिक कीटल होगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर होगी बात? तो लेकिन हम साइक्लिक ही एसिटल या साइक्लिक ही कीटल बनाते हैं जब हमें कार्बोनिल ग्रुप की क्या करनी हो? प्रोटेक्शन। एक चीज और, यहाँ पे आपने देखा हमने 2-2 मोल डाल दिए मिथेनॉल के, है ना, 1 मोल 2 मोल। अगर हम 1 मोल ही डालते, आधी रिएक्शन होती, तो हम इसको कहते हाफ एसिटल या हाफ कीटल। दोनों मोल डाल दिए तो अब ये कहलाएगा फुल एसिटल बन गया, ये फुल कीटल बन गया। तो मैंने क्या बताया आपको, एक चीज और क्या ध्यान रखेंगे कि आपकी इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें 2 मोल्स की जरूरत पड़ी, 2 मोल ऑफ एल्कोहल की जरूरत पड़ी, 2 मोल ऑफ मिथेनॉल की आपको यहाँ पे नीड थी। अगर हम एक ही डालते तो क्या कहेंगे बने हुए प्रोडक्ट को? हाफ एसिटल हाफ कीटल। अदरवाइज अब क्या कहेंगे? फुल एसिटल फुल कीटल। ऐसा भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आखिर हाफ एसिटल बना के दिखाएं, फुल एसिटल या फुल कीटल बना के दिखाएं, साइक्लिक एसिटल बनाएं, साइक्लिक कीटल बनाएं। तो अभी जैसे मैंने पहले आपको बता दिया था, प्रोटेक्शन करके दिखाएं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे बेटा बात समझ में यहां तक? तो ये थी कुछ बेसिक रिएक्शंस हमारी, आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये हमने देखी, आपके एल्डिहाइड और कीटोन्स की। इन्हीं रिएक्शंस को फर्दर प्रोसीड करेंगे अपने अगले लेक्चर के अंदर। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखो मैं आपकी तरफ ही कर देता हूं ताकि किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो। पूछना बेटा, किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछे बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट तो आप पूछे।
हर चीज को अच्छे से याद कर लेना। देखो चीजें बार बार इसलिए बोली जा रही हैं, यही तो फर्क होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन के अंदर। अभी ऑफलाइन के अंदर जब आपको पढ़ा रहे हैं तो इसके अंदर हम आमने सामने हैं, हम आपके फेस को देखते हैं और उसमें देखा जाता है कि किसी बच्चे का चेहरा कैसा दिख रहा है, उसके अनुसार उस बात को फिर दोबारा बार बार हम रिपीट करते रहते हैं। जब ऑनलाइन कोई बच्चा आगे ना हो, जब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ नहीं दिखता ना, तो फिर इमेजिन करके पढ़ाना पड़ता है और यहाँ पे आप सामने दिखते हैं। तो इसलिए ऑफलाइन तो बेटर चीज होती ही है। लेकिन जो आज भी आपको पढ़ा है ये आपको मिल ही जाता है, डेली आप देखते होगे ना ये भी, ताकि जो बच्चा एब्सेंट रहता है ताकि उसका भी नुकसान ना हो। देखो हम उस बच्चे का सिर्फ इतना फायदा कर सकते हैं कि जो आज हमने क्लास में पढ़ाया वो मैटर उसको मिल जाए कि आज हमने इतना बोला था, लेकिन वो वाला फायदा उसको नहीं मिल सकता कि उसकी एब्सेंट की क्या लग जाए, प्रेजेंट। ठीक है ना, उस प्रेजेंट के लिए तो उसको आमने सामने आके हमारे साथ पढ़ना ही पड़ेगा। अब कोई डाउट बेटा? नहीं, अब आप जा सकते हैं। अटेंडेंस हो गई थी ना बेटा सभी की, किसी की बची तो नहीं? ठीक है बेटा, आप जा सकते हैं।